डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th। और जैसा कि हमने एक लेसन 10th क्लास में पढ़ लिया है, आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम इस लेसन के अंतर्गत जानेंगे। क्या इनके प्रकार हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उनमें परिवर्तन होते हैं। और जैसा कि हमने 9th क्लास के चैप्टर में बात की थी, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। चाहे वो दूध से दही जमना हो, चाहे वो सब्जी का पकना हो, भोजन का पाचन हो, या वो पानी से बर्फ जमना हो, या पानी से वाष्प बनना हो, ये सारी जो प्रक्रिया है उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की, और एक हम कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन। अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मूल पदार्थ है, उसकी अवस्था, उसका आकार, उसका रंग परिवर्तित हो जाते हैं, और उनकी अवस्था परिवर्तित करने का जो कारण है, उस कारण को हटाने के बाद वापस मूल पदार्थ है वो बन जाता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, ये परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है। दूसरा हमने बात की थी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हमने पहले बताया था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बनता है। पदार्थ का पूरा रासायनिक संगठन ही बदल जाता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, पदार्थ का द्रव्यमान बदल जाता है, पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं, अवस्था आकार सब बदल जाते हैं। और जो परिवर्तन का कारण है, उस कारण को हटाने के बाद वापस मूल पदार्थ नहीं बनता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो थोड़ा सा परिचय था रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मूल हमारा टॉपिक ये है रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए दोस्तों, दो नाम आएंगे, एक आएगा रासायनिक अभिक्रियाएं और एक आएगा रासायनिक समीकरण। दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर है। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहेंगे? जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, यानी किसी भी पदार्थ में परिवर्तन होना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हमने दूध को रखा, गर्मियों के अंदर दूध को बाहर ऐसे रख देते हैं, बाहर रखते हैं, सुबह से आपने दूध को बाहर रखा, आप शाम को देखते हैं वो दूध जम जाता है, नहीं फट जाता है, जैसे हम बोलते हैं। तो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यानी जिस पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इस रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। फिर सुन लीजिए, किसी भी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन रासायनिक जो समीकरण है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उन पदार्थों को उनके प्रतीक के रूप में लिखना या अणुसूत्र के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैं ये कह दूं कि कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब मेरे को इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख के दिखाइए। तो कार्बन का प्रतीक होता है C, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक होता है CO2। यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन और CO2, ये इनको अणुसूत्र या प्रतीक के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। दोस्तों, रासायनिक समीकरण जो है वो मुख्य रूप से उनके दो भाग होते हैं। ध्यान रखना, रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक आपका भाग होता है क्रियाकारक, क्रियाकारक, या इसे अभिकारक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अभिकारक भी बोलते हैं, क्रियाकारक भी बोलते हैं और इसको अभिकारक भी बोलते हैं। और दूसरा भाग होता है उत्पाद, यानी प्रोडक्ट, उत्पाद। किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। और
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। फिर सुनिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं, और उन पदार्थों में समीकरण के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्रियाकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर रखा जाता है? बाईं ओर, और बीच में तीर का निशान लगाया जाता है, और दाईं ओर जो है वो उत्पाद लिखा जाता है। यानी पहले बाईं ओर क्रियाकारक लिखे जाते हैं, क्रियाकारक लिखने के बाद तीर का निशान आता है, फिर दाईं ओर जो है वो उत्पाद लिखे जाते हैं। ये हमें मोटी तौर पर जानकारी होनी चाहिए कि समीकरण क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है। अब आते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है, उस समीकरण के चरण, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण यानी स्टेप है। यानी रासायनिक समीकरण अगर हम लिखते हैं तो क्या क्या स्टेप हैं, कितने मतलब अपने पास है तरीका है, जिस हिसाब कौन सा तरीका है जिस तरीके से हमें रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो पहला तरीका, रासायनिक समीकरण लिखते समय ये ध्यान रखें कि क्रियाकारक है वो बाईं ओर आना चाहिए, और उत्पाद है वो दाईं ओर आना चाहिए, और बीच में है वो तीर का निशान आना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया क्रियाकारक, तीर का निशान है उत्पाद। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखने का पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या एक से ज्यादा है, एक है तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एक उत्पाद एक क्रियाकारक लिख दिया। लेकिन अगर इसकी संख्या एक से ज्यादा है तो हम क्रियाकारक, अगर दो क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक, उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, और फिर क्या करते हैं? तीर का निशान। और अगर उत्पाद भी दो हैं तो उत्पाद प्लस जो भी उत्पाद बन रहे हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात है कि रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक और अभिकारक दोनों का द्रव्यमान समान रहता है। दोनों का द्रव्यमान क्या रहता है? समान। यानी रासायनिक समीकरण जो है वो रासायनिक संयोजन का जो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का पालन करती है। यानी अभिक्रिया से पहले अगर अभिकारक या क्रियाकारक का जितना वजन है या जितना अणुभार है उतना का उतना उत्पाद का होगा। केवल उसमें क्या होती है? अवस्था परिवर्तन होता है, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, उसका द्रव्यमान है वो निश्चित रहता है। यानी ये जिसे हम बोलते हैं ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। चौथा इसका चरण देखिए, चौथा चरण है इसको संतुलित करना। दोस्तों संतुलित करना, ये इंपॉर्टेंट चरण है, संतुलित करना। कई बार इसमें प्रश्न आ जाता है, आपको एक समीकरण लिख के दे दी जाती है और ये बोला जाता है इस समीकरण को संतुलित करना है। देखो संतुलित करने का मतलब क्या है? संतुलित करने का मतलब है कि तीर के निशान के इधर बाईं तरफ जितने अणुभार है उतने के उतने अणुभार है वो दाईं तरफ होने चाहिए। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि। यानी कोई इसकी विधि इस तरीके की विधि है कि हमें अनुमान लगाना है कि हाँ इधर दो करेंगे संतुलित हो जाए। कैसे होगा? आगे स्टेप चलेंगे तब आपको बताएंगे। तो पहला चौथा आपका क्या हो गया? संतुलित करना रासायनिक अभिक्रिया। और संतुलित करने की जो विधि है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है। और पांचवी है कि अभिक्रिया को संतुलित करना, कि हम अभिक्रिया को संतुलित कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभिक्रिया को जब संतुलित करते हैं तो सबसे पहले हमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को छोड़ देना है। इनके अलावा जो भी हैं उनको हमें संतुलित करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। कैसे? देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन में C3H8 होता है। प्रोपेन यानी ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो जलने पर CO2 प्लस जल बनता है। अब हमें इसको संतुलित करना। संतुलित क्या करना है? संतुलित करने का मतलब ये है कि इधर जितने भी
कार्बन के कितने 3 परमाणु हैं, इधर कितना है 1 ही है। ऑक्सीजन के इधर कितने 2, इधर कितने हैं 2। हाइड्रोजन के इधर 8 हैं लेकिन इधर 2 हैं। तो हमें इनको सबको क्या करना है, संतुलित करना है। जब हम इनको संतुलित करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमें उस सूत्र में कोई चेंज नहीं करना है कि हम सोच रहे हैं यहाँ 8 को हटाकर ये कर दें या यहाँ 3 को हटाकर 2 लिख दें, यहाँ कुछ नहीं। हमें जो भी समीकरण दे रखी होती है समीकरण को सबसे पहले इस प्रकार से हमें कोष्टक में बंद करना है। ये हम कोष्टक में बंद क्यों कर रहे हैं कि जो अगला हमें समीकरण दे देता है ना जो लिख के, हमें उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। हमें जो भी फेरबदल करना है ना वो इस लाइन में यहाँ पर करना है। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ कुछ भी, जैसे ये प्लस है यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पर हमें लिख करके इसको संतुलित करना है। जैसा कि मैंने कहा था संतुलित करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं और कार्बन ले लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कार्बन के 3 परमाणु हैं और इधर है नहीं, फिर तीर के निशान इधर कार्बन का 1 ही है यानी C1 है, फिर ऑक्सीजन के 2 हैं। तो हम इसको मैंने कहा था कि पहले यहां लगा देते हैं 3, कार्बन संतुलित हो गया। फिर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से लेते हैं, मान लो हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन के इधर कितने 8 हैं यानी H8 यानी 8 अणु हाइड्रोजन के हैं। और यहाँ ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है नहीं, इधर चलते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही है। 8 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे, 4 दूनी 8 गुना आ जाएगी, कितने आ जाएंगे 8 हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितने हैं 2 ही है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 ही हैं, इधर कितने हैं। अब देखो इधर 3 दूनी 6 हो गए दोस्तों, ध्यान रखना 3 दूनी 6 तो यहाँ पर हो गए और 4 यहाँ, क्योंकि इसके 2 नहीं लगा है तो 4 यहाँ हो गए, 4 ये हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, कितने हो गए 6 4 10। यहाँ पर कितने 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये हो गई, इस प्रकार से इसको संतुलित करना आना चाहिए दोस्तों हमें। ठीक है, ये 5वां चरण। फिर हम लेते हैं इसको लिखने का 6ठा चरण। अगर हमने अभिक्रिया को संतुलित कर लिया है, पूरा देख लिया है, तो हम उसकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, भौतिक अवस्था लिखी जाती है। भौतिक अवस्था क्या होती है कि वो पदार्थ किस रूप में है। जैसे ये है प्रोपेन, प्रोपेन किस रूप में होता है, ये ठोस रूप में होता है। और ठोस रूप में अगर है तो हम उसको S लिख देते हैं। ऑक्सीजन किस रूप में, ये गैस रूप में, तो हम इसको G लिख देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी किस रूप में, गैस रूप में, तो हम इसको G लिख देते हैं। ठीक है, और ये जल निकलता है, ये भी गैस के भाप के रूप में निकलेगा, इसको हम क्या लिख देंगे G लिख देंगे। इसी तरीके से मैं आपको एक उदाहरण और बता, जैसे CaO बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो बाजार से हम कड़ी लेके आते हैं ना, कड़ी के डगड़े होते हैं, वो होता है ये, उसी का सूत्र है ये। जब इसकी क्रिया जो है हम कराते हैं जल के साथ, घर लाकर के उसमें जल डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखो ये जो है ठोस है, ठोस है S लिख दिया, जल है द्रव है तो लिक्विड यानी L लिख दिया। ये तो यहां पर देखिए, अगर जलीय विलयन नाम आ जाता है दोस्तों, क्या नाम आ जाता है, जलीय विलयन। ध्यान रखना, जलीय विलयन जहां पर भी नाम आए वहां पर आप क्या लिखोगे, एक क्यू नाम लिखोगे, एक क्यू, जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका 6ठा चरण। अब हम बात करते हैं 7वें चरण की, कि इसका 7वां चरण जो है वो क्या है। जब हमें भौतिक अवस्था का पता चल गया तो बाद में हम पता करते हैं कि इसके अंदर ये कौन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या ऊष्मा शोषीय। अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी उससे ऊष्मा निकल रही है तो उसमें प्लस का चिन्ह लगा करके कितनी ऊष्मा निकल रही है वो आगे हम लिख देते हैं। अगर ये ऊष्मा शोषीय है तो कितनी ऊष्मा इसने ली है वो हम माइनस का चिन्ह लगा करके लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में कितना दाब लगा है, कितना ताप लगा है, वो भी हम इसमें लिखते हैं। कैसे, जैसे N2 प्लस H2 NH3 ये बनता है 473 केल्विन ताप के ऊपर, 200 एटमॉस्फेयर दाब के ऊपर। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते से क्या बन जाता है दोस्तों, अमोनिया बन जाता है। अब ये संतुलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 ही है। तो मैंने कहा कि संतुलित करने के लिए हम इसके ऊपर ही लिख सकते हैं, यहाँ नीचे तो कुछ लिख नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर 2 है। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 3 6 हो गए और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। 7वां चरण। उसके बाद में हम लिखते हैं 8वां चरण। अगर रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है उत्प्रेरक, यानी कोई बाहर से कोई पदार्थ डालते हैं, जैसे CH2 CH2 ये है
डबल बॉन्ड, ये है एथीन। क्या है दोस्तों? एथीन। अब इसके का जब हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इसमें हम निकिल उत्प्रेरक डालते हैं। तो उत्प्रेरक जो भी डाला जाता है वो तीर के निशान के ऊपर, और ये बाद में क्या बन जाता है? एथेन बन जाता है। तो जो भी उत्प्रेरक डालते हैं वो तीर के निशान के ऊपर डाला जाता है। 9वां जो इसका भाग है वो ये है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या करते हैं? अगर समीकरण उत्क्रमणीय है, ध्यान देना दो नाम है, एक तो है उत्क्रमणीय, अगर रासायनिक समीकरण उत्क्रमणीय है तो तीर का निशान इस प्रकार से लगाया जाता है कि ये दोनों ओर होने वाली है, यानी अभिकारक से उत्पाद बन जाएंगे, उत्पाद से अभिकारक बन जाएंगे। अगर रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय है तो तीर का निशान इस प्रकार से लगाया जाता है। इस तरीके से 9 स्टेप हैं जिनके माध्यम से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो ये थी रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। फिर बात आती है रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, तो देखो पहली विशेषता, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में पता चलता है कि कौन सा अभिकारक और कौन सा उत्पाद है, पहला। दूसरा, रासायनिक समीकरण हमें यह बताती है कि अभिक्रिया उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, रासायनिक समीकरण हमें यह बताती है कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय है। चौथी विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया से हमें अभिकारक, उत्पाद, इनकी मात्रा का भी पता चलता है। चौथी विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया हमें उनकी पदार्थ की भौतिक अवस्था भी बताती है कि ठोस अवस्था में है, द्रव में है या गैस में है, लिक्विड, क्योंकि हम नीचे लिखते हैं इसकी अवस्था ये। और रासायनिक अभिक्रिया से हमें उस अभिक्रिया के अंदर ताप या दाब कितना दिया गया है उस बात का भी हमें पता चलता है। लेकिन रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां जरूर है। अब कमी क्या है? देखो, 2 कमियां हम मोटे तौर पर रासायनिक समीकरण की देखते हैं, जिसमें एक कमी है कि रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रता का पता नहीं चलता है कि कितनी सांद्रता अभिकारक की है, कितनी उत्पाद सांद्रता, इसका पता नहीं चलता है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी है कि अभिकारक से कब उत्पाद बनना स्टार्ट होता है इस बात का पता है, या अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, अभिक्रिया पूरी कब हो जाएगी, मान लो अब स्टार्ट हुई अभिक्रिया होनी और कब तक पूरी हो जाएगी, इस बात का पता भी हमें इससे रासायनिक समीकरण के माध्यम से नहीं चलता है। तो ये 2 मोटे तौर पर इसकी कमियां है कि एक तो सांद्रता का पता नहीं चलता है, एक समीकरण पूरी कब होगी इस बात का हमें पता नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन हम कुछ एक रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से 10th के सिलेबस में दे रखी है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, देखिए दोस्तों, अभिक्रिया के कई नाम हैं। इसको संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। इसे योगशील अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगशील अभिक्रिया। इसे एडिशन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे एडिशन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इस तरीके से इसके 2-3 नाम हैं। अब बात आती है अभिक्रिया है क्या। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या अधिक हो तथा उत्पाद एक ही हो। योग यानी योग हो रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको हम योगात्मक अभिक्रिया या योगशील अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या एडिशन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का दहन, कार्बन का दहन, कार्बन C+ ऑक्सीजन क्या बन गया? CO2। यानी अभिकारक तो 2 हैं, उत्पाद एक है। वही इस अभिक्रिया की पहचान है। कई बार प्रश्न आता है कि निम्न अभिक्रियाओं को पहचान कर बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे अभिक्रिया आपको बता जाएंगे कि इस अभिक्रिया की क्या पहचान है। तो ये योग संयोजन अभिक्रिया का अगर उदाहरण आता है तो आप ध्यान रखना, इस तरफ एक ही उत्पाद आएगा, अभिकारक 2 आएगा। दूसरा हम देखते हैं मैग्नीशियम के फित्ते का जलना, जैसे Mg+O2 क्या बना लिया? MgO। संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी
2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इधर 2 है और इधर 1 है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? कौन सी अभिक्रिया होगी? ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण। हाइड्रोजनीकरण का उदाहरण है। अब क्या हाइड्रोजन, अभी मैंने पहले भी लिखा था, ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन। इस एथीन में हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हो गया। किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। ये एक उत्पाद बना है और इधर कितनी हो गई दोस्तों? 2 हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक 2 होते हैं और उत्पाद 1 होता है। और भी इसका उदाहरण दे देते हैं हम, एक उदाहरण और आपको बता देते हैं। अभी बताया भी आपको, जैसे बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर इसके साथ हम जल मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना, जिसको हम बाद में कड़ी करने के लिए, दीवार पर सफेदी करने के लिए उपयोग में लेते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी और अभिक्रियाओं के प्रकार जो हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।